सादर नमस्कार। आज के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सब लोगों से पुनः एक बार जुड़ने का, जिस मुद्दे पर मौका दिया गया है उस मुद्दे पर मैं अपनी बात आपके समक्ष रखूंगा। और ये मुद्दा इस समय पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम विवाद का और चर्चा का विषय बना हुआ है। मुद्दा है कि इस देश के लिए जनसंख्या नीति क्यों जरूरी है। जनसंख्या नीति को लेकर के विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो जनसंख्या का ड्राफ्ट लेके आए हैं और उस ड्राफ्ट में जिन जिन बिंदुओं को उन्होंने सामने रखा है उन बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में हम आज के इस ऑनलाइन संवाद में समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय नीति की क्या आवश्यकता है या राष्ट्र के स्तर पर क्या नीति होनी चाहिए। किसी भी देश की जनसंख्या उस देश की सबसे बड़ी पूंजी होती है और कोई भी राष्ट्र 4-5 चीजों से मिलकर बनता है। उनमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो संसाधन है वह है किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए उसके पास भूभाग का होना। भूभाग के साथ साथ उसके पास प्राकृतिक संसाधनों का होना। प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ उसके पास मानवीय संसाधनों का होना, जिसको हम जनसंख्या कहते हैं। चौथा महत्वपूर्ण आयाम और बिंदु किसी राष्ट्र के लिए होता है भाषा, और पांचवा महत्वपूर्ण आयाम किसी राष्ट्र के लिए होता है उसकी संस्कृति। इन 4-5 चीजों से कोई राष्ट्र अपनी छवि, अपनी पहचान, अपनी उपस्थिति दुनिया के सामने एक अलग तरीके से या एक अलग उसका अस्तित्व बनता है या सामने आता है। तो जनसंख्या उनमें सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। बिना जनसंख्या के, बिना लोगों के कोई राष्ट्र होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। और जनसंख्या मानवीय संसाधन के रूप में उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है और अर्थव्यवस्था के तमाम जितने भी पहलू हैं उन सभी गतिविधियों को दिशा और गति देने में जनसंख्या अहम भूमिका निभाती है। जनसंख्या के बारे में जो चिंतन है, मनन है, सोच है, विचार है, वह पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी तमाम विचार विमर्श
अगर हम इसके इतिहास पर दृष्टि डालें तो हमें दिखाई पड़ते हैं। आजादी से पहले भी कुछ लोगों ने इस पर चिंतन करना शुरू किया था और कुछ लोगों ने इसको लेके लिखा भी था। उनमें एक महत्वपूर्ण नाम है जिन्होंने एक पुस्तक लिखी, वो महत्वपूर्ण नाम है प्यारे कृष्ण बाटल जी का, जिन्होंने 1916 में एक पुस्तक लिखी, द पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स इन इंडिया। और 1916 में ही 1916 में ही इन्होंने जनसंख्या को कैसे नियोजित किया जाए, किस प्रकार से जनसंख्या की प्लानिंग की जाए, उसमें उस पुस्तक में चर्चा की, प्रयास किया कि भारत की जनसंख्या को कैसे नियोजन किया जाए, उसका किस प्रकार से उसकी बेहतरी की जाए और उसका लाभ उठाया जाए। 1925 में ही आर.डी. कर्वे ने महाराष्ट्र में संतति निग्रह चिकित्सालय खोला और धीरे धीरे आजादी के बाद भी हमारे देश में जनसंख्या को लेकर के नीतियां बनती रही। और हम देखते हैं कि आजादी के बाद जिस तरह से अन्य नीतियों का हश्र हुआ, जितनी भी नीतियां, जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं हमारे यहाँ जिस गति से आई और विफल हुई, उसी गति से देश के लिए जो जनसंख्या नीतियां बनी वह भी लगभग विफल हुई। और पहली जनसंख्या नीति 1976 में आई थी और हम सब जानते हैं कि 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था और इसमें 1977 में कुछ संशोधन किया गया था। और आपातकाल के दौरान ही हमें दिखाई पड़ता है कि एक नसबंदी कार्यक्रम चला था और उस नसबंदी कार्यक्रम में जबरदस्ती पकड़ पकड़ के नसबंदियां की गई थी। उसके बाद हम देखते हैं 1981 में एक जनसंख्या नीति आई और अंतिम जनसंख्या नीति देश के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर 2000 में आई। और उसका जो भी हस्त्र है, ऐसा नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, थोड़े बहुत प्रभाव पड़े हैं, लेकिन जो एक राष्ट्र के रूप में जनसंख्या नीति का जिस प्रकार से नियोजन 1947 से लेके अब तक हमको करना चाहिए था या करना चाहिए, उस प्रकार का नियोजन हम अभी तक नहीं कर पाए। तो समग्रता में देखा जाए, आजादी के बाद जनसंख्या के नियोजन को लेकर के ये एक दो सरकारों की बात नहीं है, लगभग सभी सरकारें विफल रही हैं। उनमें किसी भी सरकार ने गंभीरता से जनसंख्या नीति को देश में लागू नहीं किया। और हालत ये है कि जो 2020 की जनसंख्या नीति है, उस नीति के जो भी लक्ष्य और उद्देश्य हैं, उनमें से कुछ प्राप्त हुए हैं, कुछ प्राप्त होंगे और कुछ अधर में लटके रह जाएंगे। तात्पर्य ये है कि हम अपने देश की जनसंख्या को, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इन मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ जो उसके लिए
बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सा की सुविधाएं तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था की सुविधा मुहैया करा पाते हैं या नहीं करा पाते हैं। और ऐसा करना केवल सरकारों का दायित्व तो नहीं है। जैसा कि हम अभी तक ये सब काम सरकार के कंधों पर छोड़ देते हैं और एक समाज के नाते, एक राष्ट्र के नाते इनसे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो ये जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, एक राष्ट्र के नागरिक के नाते, एक सिविल सेंस रखने वाले नागरिक के नाते, तो उनको कैसे ये नीति, जो भी नीति 2000 में जो अंतिम नीति आई है, वो किस प्रकार से कैटर कर पा रही है, किस प्रकार से इन सब संसाधनों को, इन सब मूलभूत आवश्यकताओं को परिपूर्ण कर पा रही है। जैसा कि हम देखते हैं कि अभी भी बहुत सारी देश की आबादी लो पॉवर्टी लाइन है। चिकित्सा व्यवस्था का क्या आलम है, ये हमसे आपसे किसी से छुपा नहीं है कि देश का जो चिकित्सीय ढांचा है वो एकदम चरमराया हुआ है और जो सरकारी ढांचा था उसको लगभग सभी सरकारों ने नेस्तानुबूद कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। और जिस प्रकार से प्राइवेट कॉरपोरेट होटल टाइप जो हॉस्पिटल खुले हैं, उसी प्रकार से प्राइवेट होटल टाइप स्कूल्स खुले हैं, वो सब बड़ी बड़ी पूंजी का खेल हैं। तो इसमें, ऐसे परिदृश्य में भारत की जनसंख्या नीति की चर्चा करना और उस जनसंख्या नीति के माध्यम से ये सोचना कि राष्ट्र के भावी भविष्य का क्या परिदृश्य होना चाहिए, वह प्रयास हम इस नीति में जो अभी हमारे सामने 11 जुलाई 2021 में आई है, जिस पर हमें अपने विचार 19 जुलाई तक देने हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में कैसी नीति हमको चाहिए और इस नीति में क्या क्या विसंगतियां हैं। दूसरी बात यह है कि जनसंख्या पर लेकर के एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए, एक राष्ट्र के लेवल पर, राष्ट्र के स्तर पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं है। और हमारे देश में राजनीतिक बाध्यताओं के चलते बहुत कुछ लटका हुआ छोड़ दिया जाता है। तो जनसंख्या का जो मुद्दा है वह भी लगभग लटका हुआ छोड़ दिया है। हम सब जानते हैं कि चीन की आबादी के बाद दुनिया में हमारी आबादी दूसरे नंबर की है। हम सब जानते हैं कि देश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो दुनिया के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है और भारत में रहने वाली आबादी लगभग 17.5% है। तो 2.4% भूभाग पर दुनिया के 17-18% लोग रह रहे हैं। अब ये मान के चलना कि जनसंख्या कोई समस्या नहीं है या जनसंख्या के नियोजन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मैं समझता हूं कि एक प्रकार से मुगालते में रहना है, एक प्रकार से बड़ी समस्या का हम सामना करने से बचना चाहते हैं। बड़ी समस्या से बचने के लिए अपनी आंखें मूंद करके कछुआ धर्म का पालन कर रहे हैं। जनसंख्या एक बड़ा संकट है। इस बड़े संकट को किस प्रकार से
हम एक रिसोर्स में बदले, एक असेट्स में बदले, न कि एक लाइबिलिटी के रूप में। ये एक विचार है जिस पर राष्ट्र की सरकार को, राष्ट्र की सरकार के साथ साथ प्रदेशों की सरकार को भी सामूहिक प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि लायबिलिटी इस संदर्भ में है कि अगर अनस्किल्ड है, इलिटरेट है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं है, तो वो राष्ट्र के संसाधनों में कोई इजाफा करने वाली नहीं है, उनमें कोई वृद्धि करने वाली नहीं है, अर्थव्यवस्था को कोई गति देने वाली नहीं है। अगर यही जनसंख्या शिक्षित हो, स्वरोजगार हो, सरकारी रोजगार भी उसको मिले, कुछ इनोवेटिव आइडिया लेकर के काम करे, तो यह जनसंख्या एक असेट्स भी हो सकती है राष्ट्र के लिए। तो ये सोचने के ये तरीके हैं जो जनसंख्या को लेकर के विचार करने वाले विद्वान हैं। वो कुछ विद्वान इसको असेट्स भी मानते हैं, कुछ विद्वान इसको लायबिलिटी भी मानते हैं। लेकिन अभी देखा जाए तो जनसंख्या हमारे सामने असेट्स के रूप में कम, एक लायबिलिटी के रूप में ज्यादा नजर आ रही है, ज्यादातर लायबिलिटी बन के उभर के सामने आई है। और इसके चलते, देश की इतनी बड़ी आबादी के चलते कुपोषण की बड़ी समस्या है। कुपोषण के साथ साथ अधिकांश जनसंख्या अल्प पोषित रह जाती है। भूखमरी बड़ी समस्या है, बेरोजगारी बड़ी समस्या है। और जो देश विकसित होना चाहिए, देश को जिस गति से विकास करना चाहिए, वह विकास भी अवरुद्ध होता है। अशिक्षा बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य की सुविधाएं बड़ी समस्या है, प्रदूषण बड़ा संकट है। ये तमाम संकट हैं और इन संकटों का एक बड़ा कारण हमारी बड़ी जनसंख्या है। एकमात्र कारण जनसंख्या नहीं है। इन तमाम संकटों का एकमात्र कारण जनसंख्या को मान लेना ठीक नहीं है, एक बड़ा कारण है। और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या की इतनी बड़ी मात्रा हमारे लिए एक बड़ा कारण है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जो भी सोचते हैं, जो भी प्लान करते हैं, वो प्लान इतना अदूरदर्शी होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि नगरीकरण का जो हश्र देश में हुआ है, वह अदूरदर्शिता के कारण है। इसी प्रकार से जो तमाम समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, कुपोषण है, अल्पपोषण है, भूखमरी है, अशिक्षा है, प्रदूषण की तमाम समस्याएं हैं, वो हमारी नीतियों की अदूरदर्शिता के कारण भी एक बड़ा संकट है। उनमें जनसंख्या भी एक बड़ा संकट है। इससे हम मना नहीं कर सकते, इसको, इस तथ्य को किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, एक बड़ा तथ्य है। फिर इनके निदान के लिए किस प्रकार से हम अपनी जनसंख्या को नियोजित करें या जनसंख्या की समस्या का निदान निकालें, तो इस पर जो ये जो नीति है, जो अभी उत्तर प्रदेश में आई है, उस नीति में कई बातें कही गई हैं। और ये नीति हम देख सकते हैं कि 2021 से लेके 2030 तक के लिए बनाई जा रही है। इससे पहले जो राष्ट्रीय नीति आई थी, उसी के परिप्रेक्ष्य में 2000 में नीति लाई गई थी। तो कह सकते हैं कि 20-21 साल के बाद यह नीति आई है। और ये जो उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान नीति है, वह प्रजनन दर को, फर्टिलिटी रेट को नियंत्रित करने की बात करती है। और इस नीति का जो विजन है, जो दृष्टि है, वो ये है कि बिना समाज के हर तबके के सहयोग के
यह नीति सफल नहीं हो सकती। ये क्या, कोई भी नीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक समाज की उसमें सहभागिता न हो, स्वेच्छा से उसमें हिस्सेदारी न हो। तो जो असंतुलन है डेमोग्राफी का, वो डेमोग्राफी का असंतुलन भी दूर हो, या इस नीति से असंतुलित डेमोग्राफी का विकास न हो। और ये नीति कहती है कि दो बच्चों के बीच में अंतर हो, मां को बेहतर स्वास्थ्य मिले, और ऐसा करने के लिए जागरूकता अभियान बहुत दिनों से चल रहा है देश में। ये भी जागरूकता अभियान चलाने की बात करती है। साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे इंसेंटिव हैं, ऐसे विधि विधान हैं जो इस नीति को विवादास्पद बनाते हैं, जो इसको चर्चा में लाते हैं। उसमें है कि 2 से अधिक बच्चे अगर हो गए तो आप सरकारी नौकरियों में आवेदन नहीं कर सकते, स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकते, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते, और अगर आप इस नीति का पालन करते हैं तो आपको सरकार कुछ लाभ भी देगी, इंसेंटिव भी देगी। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और इस नीति के अनुसार जब ये लागू हो जाती है, उसके बाद एक बच्चे के बाद अगर वो अपना ऑपरेशन करा लेता है या बच्चा पैदा नहीं करते हैं माता पिता, तो उनको इस नीति से कुछ लाभ भी मिलने वाले हैं, और उनको 2-3 इंक्रीमेंट मिलने वाले हैं, और भी कई प्रकार के लाभ हैं। अब सवाल ये है, क्या इस प्रकार की नीति से हमारे प्रदेश की, अभी तो हम प्रदेश की बात कर सकते हैं, जनसंख्या का जो परिदृश्य है, वह जो डेमोग्राफी है, या जो असंतुलन जिस प्रकार से सरकारों को लग रहा है, वो रुक पाएगा क्या? और एक बात कहती है ये नीति कि 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति के राशन कार्ड पर 4 सदस्यों तक ही सीमित किया जाएगा। मतलब जो राशन मिलता है वो 4 सदस्यों को ही राशन दिया जाएगा, और जो सरकारी कर्मचारी होगा, सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति होगा, वो अगर इस नीति का पालन नहीं करता है तो उसका प्रमोशन रोका जा सकता है, उसको पद से बर्खास्त भी किया जा सकता है, इत्यादि इत्यादि। 2 बच्चे पैदा करने के साथ साथ एक बच्चा गोद भी ले सकता है, और भी बहुत सारे प्रावधान इस नीति में हैं। और जो गैर सरकारी कर्मचारी होंगे, जिनके पास कोई जॉब नहीं होगा, उनको भी इसमें लाभ देने की बात कही गई है। पानी में, बिजली के बिल में, होम टैक्स में, होम लोन में कुछ कुछ सुविधाएं देने की बात सरकार कहती है। तो ये नीति मोटे मोटे तौर पर यह प्रयास करती है कि जिनको सरकारी नौकरी चाहिए, जिनको चुनाव लड़ना है, वह कम बच्चे पैदा करें, और जिनको सरकारी नीतियों का फायदा लेना है वो कम बच्चे पैदा करें। अब सवाल यह है कि सरकार नौकरियां कितने लोगों को दे रही है। अगर हम देश की सरकारी नौकरियों का प्रतिवर्ष आंकड़ा देखें तो बड़ा हास्यास्पद आंकड़ा आपके सामने आएगा। देश में रोजाना लगभग 70,000 बच्चे पैदा होते हैं भारत में।
और देश की आबादी लगभग इस समय 135 करोड़ है। तो 135 करोड़ आबादी में से पूरे देश की सरकारें कितने जॉब दे रही हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार कितने जॉब दे रही है? जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 24-25 करोड़ है। तो 24-25 करोड़ में से एक साल में हमारी प्रदेश की सरकार कितने जॉब सरकारी दे रही है? और उन सरकारी जॉब के माध्यम से जो नियंत्रण करने की बात है, वो मैं समझता हूं ज्यादा सफल होने वाला प्रयास नहीं है। और इस नीति में जिस तबके को, विशेष समुदाय को लेके बात की जा रही है, और जो विशेष तबका है जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसको लगता है कि बच्चा अल्लाह की देन है, या बच्चा पैदा करना ही एक कर्तव्य है, उसके बाद कोई दायित्व तो नहीं है। उसको शिक्षा देना, उसको स्वास्थ्य देना, उसको रोजगार की, सही जीवन, बेहतर जीवन की सुविधाएं देना, ये सब माता पिता का दायित्व तो नहीं है। ये तो अल्लाह या ईश्वर का दायित्व है कि वो अपना जीवन यापन कर लेगा। तो कुल मिला के जो सरकारी नौकरी में जाने वाला समुदाय है वो बहुत सीमित है, और सरकारी नौकरियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। तो ये नीति ज्यादा लाभकारी होने वाली लगती नहीं है। और इस नीति के माध्यम से सरकार 2026 तक जो फर्टिलिटी रेशियो है वो 2.1 तक ले जाना चाहती है, और 2030 तक 1.9 तक ले जाना चाहती है। उसके लिए गर्भ निरोधक उपाय, स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी इत्यादि इत्यादि करने की बात की है। जबकि अभी भारत के रेशियो, जो फर्टिलिटी रेशियो है, वो औसत राष्ट्रीय एवरेज 2.2 है और यूपी का 2.7 है। तो इन परिस्थितियों में ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की नीतियां और प्रदेशों में नहीं है। उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, थोड़ा बहुत अंतर है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, जहां विधानसभाओं, लोकल बॉडीज के चुनाव नहीं लड़ सकते, सरकारी रोजगार में आवेदन नहीं कर सकते, इत्यादि इत्यादि। लेकिन वो भी ज्यादा सफल नहीं है। तो हम ऐसी किस प्रकार की नीति बनाएं, और वो नीति केवल प्रदेशों के स्तर पर न हो, अपितु पूरे देश के लिए एक नीति हो, जिसमें किसी समुदाय विशेष को भी ये न लगे कि हमको टारगेट करके बनाई जा रही है। जैसा कि इस नीति को लेकर कुछ समुदाय विशेष आरोप लगा रहे हैं, ऐसा भी न होना चाहिए, न उनको लगना चाहिए। तो इस प्रकार की नीति के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सजग और सचेत प्रयास होना चाहिए। हालांकि इस प्रकार की नीति बन सकती है या नहीं बन सकती है, ये भी एक विचारणीय मुद्दा है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, क्या भारत में सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने वाला कानून बन सकता है, इस प्रकार का भी एक मतलब पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के पास गया है, और ये पूछा है क्या भारत सरकार चीन की तरह 1 चाइल्ड पॉलिसी अपना सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि मॉडरेट डिसीजन देते हुए कहा है कि ये सरकार का अधिकार क्षेत्र है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं, लेजिस्लेशन करना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है, विधानसभाओं के अधिकार के क्षेत्र में आता है।
तो इसमें कोई नीति सुप्रीम कोर्ट बना के नहीं दे सकता है। कानून बना सकती हैं सरकारें, केंद्र सरकार कानून बना सकती है, लेकिन उस कानून से जनसंख्या की संख्यात्मक जो स्थिति है उसके साथ साथ जो जनसंख्या का गुणात्मक पहलू है उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और इस पर एक राष्ट्रीय बहस की, राष्ट्रीय विमर्श की, भले ही 1 साल लगे 2 साल लगे, जरूरत है। एक राष्ट्रीय बहस के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, परिचर्चा के माध्यम से एक ऐसी नीति आए जो देश की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, सभी समुदायों की भावनाओं को समझते हुए, जिसे सहजता और सरलता से लोग स्वीकार करें, और एक निष्कर्ष से जो भी ईमानदार प्रयास सरकार राष्ट्रीय स्तर पर करे तो नीति एक सामने आए। हालांकि चीन ने जो 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी उसको रिप्लेस किया, 2 चाइल्ड पॉलिसी लाए। 2 चाइल्ड पॉलिसी के बाद अभी चीन ने कुछ महीने पहले ही कहा है कि वो भी लगभग विफल है, उसके कई कारण हैं। तो 2 बच्चों की नीति या 3 बच्चों की नीति देश में जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो रोजगार के अवसर हैं, जो आवास की सुविधाएं हैं, उन पर जो दबाव है, उनकी मांग और आवश्यकता को ध्यान में रख करके बनाई जा सकती है, बनाई जानी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इस नीति के 2 चाइल्ड पॉलिसी जो लेके आएंगे उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव नहीं होंगे, इसके भी कुछ नकारात्मक प्रभाव होंगे, जिनकी तरफ भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 ने इशारा किया है, जो कहता है कि 2024 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी लगभग 16% हो जाएगी और 2050 तक यह संख्या लगभग 23 करोड़ के आसपास हो जाएगी। और विशेषज्ञों का मानना है कि अगर देश ने 2 बच्चों की नीति अपनाई तो इन आंकड़ों में और वृद्धि हो सकती है। जैसा कि हम देखते हैं कि यूरोपियन देशों में जनसंख्या का जो बड़ा हिस्सा है वो अनप्रोडक्टिव हो गया है। यूरोपियन देशों की जो हालत है उसको भी हमें समझ के चलना पड़ेगा कि किस प्रकार से भविष्य में संकट हो सकता है। कुल मिलाके हम यह कह सकते हैं कि समझ सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति है उसमें कम बच्चे पैदा करने के लिए जिस प्रकार का इंसेंटिव दिया गया है वह ज्यादा फ्रूटफुल होते नहीं दिखता, कम से कम मुझे तो नहीं दिखता है। हो सकता है हो, जबकि हमें ज्यादा बच्चे पैदा करने पर एक हैवी टैक्सेशन का प्लान करना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास रिसोर्स आएंगे और उन रिसोर्स से हम उन बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं। एक अगर आप 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके राष्ट्रीय स्तर पे आते हैं और उस 2 चाइल्ड पॉलिसी का कोई उल्लंघन करता है तो एक उस पर हैवी फाइन लगाया जा सकता है। बाद बाकी हम उसके डेमोक्रेटिक राइट को भी, वोट देने के अधिकार को भी सीमित कर सकते हैं।
भाई जब आप देश की कानून को, देश की व्यवस्था को ही नहीं मानते, तो देश की सरकार को चुनने का आपको क्या अधिकार है? अगर कोई व्यक्ति 2 बच्चे या 3 बच्चे से ज्यादा पैदा करता है, जो देश के संसाधनों पर बोझ हैं, तो उनके वोटिंग राइट को खत्म कर दीजिए। उनको वोट देने का राइट नहीं होना चाहिए। जो भी बच्चे, 2 बच्चे, माता पिता, बच्चे कितने पैदा होंगे ये निर्णय माता पिता का होता है, किसी भगवान का, अल्लाह, ईश्वर का नहीं होता है। तो ये निर्णय लेने का दायित्व तो माता पिता का है कि हम 2 बच्चे पैदा करेंगे, 4 बच्चे पैदा करेंगे, 6 बच्चे पैदा करेंगे, तो वो तो इंटेंशनली उसको पता है ना। तो उसके डेमोक्रेटिक राइट को खत्म कर दीजिए। वो केवल वोट देने के लिए बच्चा ना पैदा करे, वो एक बच्चे को बेहतर भविष्य देने के लिए भी बच्चा पैदा करे। यह भी हमको ध्यान में रखना होगा। कुदरत से कानून नियंत्रित होता है, कुदरत भी नियंत्रित होती है, और कभी कभी कुदरत भी कानून को नियंत्रित करती है। तो अगर ये जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट, या जनसंख्या जिस प्रकार से देश के संसाधनों पर भार बनती जा रही है, उस भार को हमको ठीक से नियोजित करने की एक अत्यंत आवश्यकता है। अगर आपने यहां नियोजन नहीं किया तो निश्चित रूप से जो हम अपने नागरिकों को एक बेहतर जीवन देने का स्वप्न देखते हैं, वह बेहतर जीवन कहां से दे पाएंगे? उनको बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दे सकते, बेहतर शिक्षा नहीं दे सकते, भोजन नहीं दे सकते, आवास नहीं दे सकते। तो नियोजन बहुत जरूरी है, लेकिन नियोजन के लिए कुछ ऐसा प्रयास होना चाहिए जिससे कि जनसंख्या का नियंत्रण निश्चित रूप से ठीक तरह से हो। अभी उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीति है उसमें ज्यादा प्रभावी दिखता नहीं है, क्योंकि सरकारें जॉब नहीं देती और सब लोग चुनाव नहीं लड़ते, हर आदमी चुनाव लड़ने नहीं जाता, और राशन कार्ड और जो भी गरीबी के नाम पर चलने वाली योजनाएं हैं उनका अब कोई ज्यादा भविष्य रहा नहीं। गरीबी हटाने की योजनाएं 1970 से चल रही हैं, 72 से चल रही हैं, आज तक गरीबी हटी नहीं। और इसी प्रकार से अगर ईमानदारी से हम जनसंख्या को नियोजित करना चाहते हैं तो कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। आप उसको इंसेंटिव मत दीजिए कम बच्चे पैदा करने के लिए। एक बच्चा पैदा करके वो सरकारी जॉब में जाने की सोचेगा और उसको सरकारी जॉब मिलना नहीं है, तो सरकारी जॉब मिलना नहीं है तो जो एक बच्चे के लालच में, सरकारी जॉब में जाने के लालच में कितने लोग आएंगे? तो इस प्रकार से ये नीति कितनी प्रभावी होगी अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है कि इंसेंटिव कम करने का देने से बेहतर है कुछ कॉन्क्रीट हैवी फाइन और कुछ उससे छीन लेने का प्रयास होना चाहिए, एक सोसाइटी के नाते, एक सरकार के नाते। अगर जब तक उसके मन में डर नहीं होगा तब तक वह, अब इसमें ज्यादा बच्चे पैदा करने में अशिक्षा भी एक कारण है, कुछ उनके अपने सामाजिक सांस्कृतिक संस्कार उनमें कुछ कारण हैं,
ये बहुत सारी तमाम विसंगतियां हैं, लेकिन ये जो नीति है जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार लेके आई है, वह चुनावी बुलबुला बन के न रह जाए, और भी बहुत सारे जरूरी प्रावधान इस नीति में सरकार करे, और वह नीति केवल प्रादेशिक सरकार न करें, प्रादेशिक सरकारें न बनाएं, एक राष्ट्रीय स्तर पर नीति बने और बेहतरी जनसंख्या का जीवन, पूरे देश के नागरिकों का जीवन बेहतर कैसे हो, उसमें कोई धर्म, कोई संप्रदाय से लेना देना नहीं है। सभी भारत के नागरिक हैं, और ये सभी भारत के नागरिकों का दायित्व है कि वो सरकार की नीतियों का पालन करें, सरकार की गलत नीतियों है उनका विरोध भी करें, केवल पालन ही ना करें, लेकिन देश हित में, राष्ट्र हित में अगर अभी लगता है कि हमारे संसाधनों पर ज्यादा दबाव है और हमारी जनसंख्या हमारे लिए संकट बन रही है, तो उसको, संकट को एक असेट्स में कैसे तब्दील किया जाए, इसके लिए नीति बनाई जाए, इसके लिए कुछ कॉन्क्रीट प्रयास किया जाए, तो ज्यादा सफल और सार्थक जनसंख्या नीति हो सकती है। जो कि इसमें ऐसा कुछ विशेष दिख नहीं रहा है, यहां इंसेंटिव देकर के जनसंख्या को कम करने की बात की जा रही है, जो इंसेंटिव बहुत कम लोग ले पाएंगे, और मुझे लगता है कि जो एक समुदाय विशेष है वह इस इंसेंटिव से ज्यादा प्रभावी होने वाला नहीं है। और अगर भारत अपनी जनसंख्या को, जो भी उसकी आज जनसंख्या है, ठीक स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा व्यवस्था दे दे, तो एक असेट साबित हो सकती है, न कि लाइबिलिटी। तो सोचने का सरकारों का अपना नजरिया है, नागरिकों का अपना नजरिया है, जो सत्ता पक्ष में होता है उसका अपना नजरिया होता है, और जो विपक्ष में होता है उसका अपना नजरिया होता है, और फिर जिन समुदायों का जो वोट पा रहे होते हैं उनका अपना नजरिया होता है। लेकिन एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में पूरे देश का एक विजडमफुल थिंकिंग होना चाहिए कि राष्ट्र की बेहतरी के लिए, देश के हर नागरिक की बेहतरी के लिए हमारे पास क्या नीति हो। वह नीति एक देश के पास हो जो 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के कम से कम 50 साल के लिए बनाई जाए। अभी हमारे पास अपने नागरिकों का डेटा नहीं है, अभी हमारे यहां लोग डेटा देना नहीं चाहते। मतलब ये आप नागरिक हैं सर, अब अगर आप नागरिक होने के, किसी भी यूरोपियन राष्ट्र में चले जाइए, आप अमेरिका में जाकर के अगर 20 दिन का वीजा मिला है तो 21 दिन नहीं रह सकते। यहां आकर के कितने लोग खप जाते हैं, खोज नहीं पाती सरकारें, एजेंसियां खोज नहीं पाती हैं। तो इस प्रकार के जो कानूनी ढीलापन है तंत्र का, उस कानूनी ढीलेपन को भी ठीक करने की जरूरत है, और जनसंख्या नीति पर समग्रता से पूरे राष्ट्र को विचार करने की जरूरत है। धर्म से, संप्रदाय से, राजनीतिक लाभ हानि से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। जैसा कि बाबा साहब अंबेडकर ने एक जगह लिखा है कि मैं पहले भी भारतीय हूं, मध्य में भी भारतीय हूं और अंत में भी भारतीय हूं। जबकि हम पहले जातियों में होते हैं, फिर संप्रदायों में होते हैं, फिर कहीं जाकर के एक देश के नागरिक के रूप में होते हैं। तो हमको पहले भी एक देश के नागरिक के रूप में होना है,
मध्य में भी देश के नागरिक के रूप में भी होना है, अंत में भी देश का नागरिक बन करके ही सोचना है। अगर इस सोच के साथ हम जनसंख्या नीति के बारे में कुछ सकारात्मक सोच के साथ एक नीति राष्ट्रीय स्तर पर लाने का प्रयास करेंगे, तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से 21वीं सदी का जो भारतीय होगा, उसका जीवन, हर भारतीय का जीवन आज के जीवन से ज्यादा बेहतर होगा और उसको उसके जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो ठीक से मिल पाएंगी। जैसा कि मैं समझता हूं कि 1947 से लेकर के आज तक हम एक बेहतर जनसंख्या नीति लाने में विफल रहे और ज्यादातर कोई बड़ा सुधार हमने किसी क्षेत्र में किया नहीं है। हर क्षेत्र में एक बड़े सुधार की गुंजाइश इस देश में है, लेकिन अभी कोई बड़ा सुधार, चाहे वो पुलिसिंग सिस्टम हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, कोई भी तंत्र हो, ऐसे ही जनसंख्या के नियोजन में, जनसंख्या के क्षेत्र में भी हम कोई बड़ा कारगर सुधार नहीं कर पाए जो देश की मूलभूत आवश्यकताओं और जरूरतों के साथ साथ इस देश के नागरिकों की बेहतरी के लिए हो। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, पॉलिसी या विजन के साथ सरकार कोई नीति लेके आए तो मैं समझता हूं कि 21वीं सदी की जनसंख्या नीति को ज्यादा ठीक से, ज्यादा बेहतरी से हम लेके आए, जिसमें हर नागरिक इस देश के नागरिक होने पर अपने को गौरवान्वित महसूस करे और उसको जो मूलभूत जीवन की आवश्यकताएं हैं वो मिल सके। अभी तो इस देश में जल का विकट संकट है, इस देश में शिक्षा का विकट संकट है, इस देश में स्वास्थ्य का विकट संकट है, लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा संकट है। इन तमाम विसंगतियों को दूर करने में जनसंख्या नीति भी एक कारगर हथियार के रूप में हो सकती है, अगर हम एक राष्ट्र के रूप में सोच करके इस प्रकार की कोई नीति लेकर आए तो। अन्यथा 1947 से लेकर आज तक जो हो रहा है, आगे भी 150 साल ऐसे ही होता रहेगा। और क्या स्थितियां हो रही हैं, क्या होंगी, इनका हम अभी केवल अनुमान ही लगा सकते हैं, उनकी कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकते। यह तो भविष्य के गर्त में है कि ये जनसंख्या की बढ़ती हुई रफ्तार क्या गति, क्या मोड़, क्या स्वरूप लेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी आज की जो चर्चा है इसको विराम देता हूं और अपने सभी मित्रों को, सभी साथियों को, सभी विद्यार्थियों को जो भी सुन रहे हैं या सुनेंगे, उनको मैं हृदय से अपना आभार व्यक्त करता हूं और विशेष रूप से चेतन भाई जी को, जो मुझे इस मंच पर अपनी बात रखने का बार बार अवसर देते हैं, मौका देते हैं। मैं कोई जनसंख्या विशेषज्ञ नहीं हूं, साहित्य का विद्यार्थी हूं, लेकिन जो मुझे लगता है, मैं सोचता हूं एक सामान्य नागरिक के नाते, वो टूटे फूटे विचार में आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। उसमें कुछ अनुचित भी आपको लग सकता है, कुछ उचित भी लग सकता है और कुछ भी परिपूर्ण होता नहीं है। हम परिपूर्ण होने की प्रक्रिया की ओर अग्रसर होते हैं। तो मैं समझता हूं कि जनसंख्या नीति लाने के लिए जो भारत की सरकार है कुछ बेहतर प्रयास करे, इस कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। सबको सादर नमस्कार करता हूं।